हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर which affects rate of growth. Which affects rate of growth. All the factors that affect the rate of growth. पहला है concentration of the reactant. ठीक है, पहला क्या है? Concentration of the of the reactant. दूसरा है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट. हाँ, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब कितने टेम्परेचर पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो टेम्परेचर रिएक्टेंट का भी वही होगा. ठीक है. हाँ, तीसरा होगा नेचर ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस. है नेचर ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस. लास्ट व्हाट नॉट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. प्रेजेंस ऑफ और फैक्टर है जिसका होता है एक्सपोजर टू रेडिएशन. ठीक है. पांचवा क्या है? एक्सपोजर टू रेडिएशन. इतना फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है. समझिए. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ये दोनों चैप्टर में ये दोनों पढ़ेंगे. बाकी ये सब हायर क्लास में पढ़ना. तो पहला क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में देख सकते हैं, है ना. चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इन चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. और यहाँ पर हमको प्रोडक्ट का पूरे बुक में कहीं कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि रिएक्टेंट कंसिडर करें, प्रोडक्ट कंसिडर करें, बातें की है. और रिएक्टेंट हम जब लेते हैं तो कितना अमाउंट लिए पता है, कितना बच रहा है वो भी पता चल जाता है. तो ज़्यादा सहूलियत यही होता है कि हम लोग रिएक्टेंट को कंसिडर करें. इसलिए हेंस फर्दर अब आगे से जो जहाँ भी बात करेंगे रिएक्टेंट का बात करेंगे, प्रोडक्ट का बात नहीं करेंगे. ये एक कन्वेंशन बन गया है. ठीक है ना. तो कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, चेंज उतना ज़्यादा होगा. कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज भी उतना ज़्यादा हो, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा हो. अगर किसी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज भी कम हो, क्योंकि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. तो चेंज अगर कम हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा. चेंज अगर ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा. तो डिपेंड करता है ना कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर. तो कितना कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट किया, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है. धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन जब कम होने लगता है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाता है. तो उसके लिए क्या होता है, इक्वल इंटरवल में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ जाता है. इसलिए हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन सेम नहीं. थ्रू आउट द रिएक्शन एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन जो थ्रू आउट द रिएक्शन प्रोसेस जो चल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन सेम नहीं होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस की. इनिशियली बहुत चेंज फास्ट होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है. जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली कम होते जाता है. ठीक है ना. लास्ट में एकदम स्लो हो जाता है. आई बात समझो. तो इसीलिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं.
क्लियर है? यानी इनिशियल में क्या चीज़ जोड़ा उससे देख करके हम नहीं बता सकते हैं कितने घंटे में, है कि नहीं? तो और रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। आई बात समझ में? तो ये हो गया डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट, है ना? टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट में क्या है कि कुछ जो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक होता है, कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक, कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और कुछ एंडोथर्मिक होता है। तो जो एक्सोथर्मिक है वो ऑलरेडी एनर्जी रिलीज करता है, तो वहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, है ना? कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक मतलब क्या, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगर हम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, और अगर हम एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, और हम हीट एनर्जी को घटा देंगे तो और स्लो हो जाएगा। तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना? क्लियर? उसके बाद जो होता है नेचर ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, मतलब क्या हो गया, ये जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसका बॉन्ड कितना जल्दी टूटता है। किसी का बॉन्ड लेट से टूटता है, किसी का बॉन्ड जल्दी टूटता है ना? बॉन्ड इंथैल्पी क्या है? आई बात समझ में? बॉन्ड इंथैल्पी कम रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा होगा तो फिर रिएक्शन रेट कम होगा, क्योंकि समय लगेगा उसको टूटने में, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस से भी होगा। और दूसरा चीज़ है कि अगर रिएक्टिंग सब्सटेंस सॉलिड है तो वो किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबल है ये भी डिपेंड करता है। आई बात में? तो ये हो गया नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है? उसके बाद है प्रेशर ऑफ द कैटलिस्ट, नहीं प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, है ना? प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। बहुत सारा रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, उसमें जब हम कैटलिस्ट देते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और कैटलिस्ट दो तरह का होता है, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, दूसरा घटाता है। बायोलॉजी में पढ़ते हुए उसको पॉइजन, है ना, हमारे बॉडी में, है ना? कैटलिस्ट को हम लोग एंजाइम, है ना? बायोलॉजिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं? एंजाइम, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को ऑप्टिमम लेवल पे रखता है। तो और कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट लिखने के साथ ही समझ जाते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दें। पॉइजन लिख दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दिया। एंजाइम क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है, एक लेवल से ज़्यादा बढ़ने नहीं, समझ गए ना? ये सब कैटलिस्ट का अलग अलग नाम है रोल के हिसाब से। तो केमिस्ट्री में हम लोग एंजाइम, पॉइजन ये सब पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो जनरली बायोकेमिकल रिएक्शन में वो सब होता है, ठीक है? यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट का वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है कोई रिएजेंट का यूज करते हैं, जो रिएजेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। पढ़ाएंगे आगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ना? कैटलिस्ट का मेन काम है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हैव इफेक्टिव कोलिजन, है ना? दुनिया में जो रिएक्शन कब होता है? जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराता है, कोलिजन थ्योरी है। तो वो जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होना चाहिए, है ना? जैसे अब लाठी किसी के माथा पर मारे, माथा फूटा है, जब लाठी मारना पड़ता है ना, है कि नहीं? तो इफेक्टिव कोलिजन कब हुआ? लाठी का माथा के साथ जब माथा फूट गया। और ऐसे खाली हल्का से मारे कुछ नहीं हुआ, तो इफेक्टिव कोलिजन हुआ, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं हुआ। उसी तरह से यहाँ भी है, डिफरेंट पार्टिकल्स आपस में टकराता है, टकराने के बाद अगर उसके में रीअरेंजमेंट हुआ ही नहीं है, उसका बॉन्ड टूटा ही नहीं, नया बॉन्ड बना ही नहीं, तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ, है ना? तो कैटलिस्ट क्या करता है कि वही एनर्जी जो इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, उसको कम कर देता है। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का भी इम्पोर्टेंस है। कैटलिस्ट का इम्पोर्टेंस कहाँ पर है? जो रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है तो उसको हम लोग फास्ट करने के लिए ये रिएक्शन कैटलिस्ट का यूज करते हैं। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है।
ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हैव इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है ना। एन इफेक्टिव कोलिजन आर दोज कोलिजन व्हिच ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस, ठीक है ना, क्लियर। तीसरा एक्सपोजर टू रेडिएशन। रेडिएशन मतलब क्या होगा? वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, जैसे सनलाइट का रेडिएशन हुआ, थंडर स्टॉर्म आया उसमें रेडिएशन हुआ, कहीं चिंगारी हुआ लाइट एनर्जी का वो रेडिएशन हुआ, एटॉमिक रिएक्टर से रेडिएशन, बहुत तरह का रेडिएशन, क्योंकि उसमें वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है। तो बहुत सारा रिएक्शन है जिसमें वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है इफेक्टिव कॉलिजन के लिए, वहाँ पर रेडिएशन का महत्व बढ़ जाता है। मतलब क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन के लिए नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्शन के लिए। तो ये 5 फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन को चेंजेस करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा। केमिस्ट्री में तो जनरली बढ़ाने का ही बात करते हैं, घटाने की बात करते नहीं है। बायोकेमिकल रिएक्शन में भले घटाने की बात करते हैं, कंट्रोल करने का बात करते हैं, घटाने का बात करते हैं, यहाँ तो खाली बढ़ाने की बात, ठीक है। आया बात समझ में? अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा डिटेल में हम दोनों ये दोनों पढ़ेंगे, बाकी ये सब का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पहला पढ़ेंगे कि कौन सा फैक्टर पढ़ेंगे? पहला, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसमें तो हम लोग देख ही चुके हैं कि डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट। तो बहुत सारा स्टडी करने के बाद जो एक लॉ आया था, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसमें एक जनरल है ना, कैटो गुलबर्ग एंड पीटर वागे, ठीक है, कैटो गुलबर्ग, इसमें एक लॉ दिया है, कैटो गुलबर्ग, कैटो गुलबर्ग, गुल्डबर्ग, GULD, गुल्डबर्ग, ठीक है, एंड पीटर वागे। ये दोनों मिल करके बहुत सारा रिएक्शन को स्टडी किया, और स्टडी करने का सिंगल एजेंडा था अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन। क्या स्टडी किया? रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इस दोनों के बीच में वो स्टडी किए और एक जनरल लॉ बनाए, उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ मास। उनके ज़माने में सब कुछ यही पता था कि मास से होता है, ठीक है, लॉ ऑफ मास से, ठीक है। तो वो क्या बोले? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of the concentration, to the product of the product मोलार कंसंट्रेशन, मतलब क्या हुआ कि मोल पर लीटर में लिखेंगे, ठीक है ना, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जितना भी रिएक्टेंट है उसका मोलार कंसंट्रेशन लेंगे, है ना, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट which raised to the power, है ना, मोलार with each
reacting concentration is raised to some power, raised to some power, raised to some power equal to the coefficient of the pertaining reactant, है ना? समझ गया? Reactant in a chemical equation. ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द molar concentration of the different reactants involved in this reaction, and it is written in such a way that these concentration terms are raised to some power, and this power is equal to the coefficient of that particular reactant in a balanced chemical equation. Chemical equation बैलेंस करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कोफिशिएंट लिखते हैं, तो जिस रिएक्टेंट का जितना कोफिशिएंट होगा वही उसको पावर होगा। यही है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, क्लियर? तो अगर हमें इन जनरल एक हम लेते हैं रिएक्शन, जैसे ए, ठीक है, ले लेते हैं बी, ठीक है, ये हो गया हमारा सी, डी, ये केमिकल रिएक्शन इन जनरल लिया है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इस लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट का मोलार कॉन्सेंट्रेशन। किसी का भी मोलार कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखते हैं? दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। तो रिएक्टिंग सब्सटेंस ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट है, दोनों ही मोलार कॉन्सेंट्रेशन होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा और उसके ऊपर पावर होगा। पावर कितना होगा? जो उसका कोफिशिएंट है, ये का पावर ए है। समझ में आ गया? क्लियर? Concentration terms raised to some power equal to the coefficient of the involved reactant pertaining to it. Clear? तो अब हम लोग लिख सकते हैं R। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे ना? हाँ, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस। ये हो गया हमारा रेट, ये हो गया हमारा रेट इक्वेशन। ठीक है ना? तो ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। इसमें बाद में इम्प्रूवमेंट किया गया है। ठीक है ना? बाद में इसको हम लोग क्या करते हैं? इम्प्रूवमेंट। ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया। ठीक है, अब इसको रेट एक्सप्रेशन में तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अब ये जो K है, K को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। K को क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। ठीक है, या आप वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, वेलोसिटी पर आधारित है। क्योंकि मान लो कि अगर हम इसको 1 कर दें, इसको 1 कर दें, तो R इक्वल टू क्या होगा? रेट कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए कहेगा तो क्या बोलेंगे? रेट, उसमें इन दोनों को 1 कर देंगे, है ना? बोलेंगे
the rate constant is nothing but it's a rate of reaction when the molar concentration of all the reacting species are 1 mole per liter और यूनिटी ऐसा कुछ लिख देंगे तो रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन हो जाएगा। लिख सकते हो रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो हम इस इक्वेशन के बेसिस पे लिख सकते हैं, है ना, कि K इज द रेट कांस्टेंट व्हिच इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन वी कैरी आउट a reaction in such a way that the concentration of reactants are unity। ये हो गया रेट कांस्टेंट का। इसी को हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट बोलेंगे क्योंकि ये तो डायरेक्ट रेट ही है ना। आई बात समझ में? क्लियर? तो अब जो है नया चीज होगा, अब हम लोग रेट लॉ पढ़ेंगे। ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन, अब हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ। तो ये जो हम लोग यहाँ पर क्या हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में ये रिलेशन बताया, तो बाद में जब प्रैक्टिकली देखा गया तो जब ये कोफिशिएंट जो है वो इसके ऊपर पावर दिया जाता है तो हमेशा सेम नहीं होता, तो रेट ऑफ रिएक्शन सही नहीं निकलता है। प्रैक्टिकली थ्योरी अलग हो जाता है, ज़्यादातर केस में यही है, यही सेम है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसा है जिसमें कि अगर हम कोफिशिएंट को पावर के रूप में यहाँ यूज करते हैं तो थियोरेटिकली तो दूसरा रिजल्ट आ गया और प्रैक्टिकली दूसरा रिजल्ट आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो बाद में ये कहा गया कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन में कहा गया ये फॉर्मूला सही है, लेकिन उसमें जो पावर दिया गया है वो गड़बड़ है। पावर जो है हम कोफिशिएंट देख करके डिसाइड नहीं कर सकते, पावर कोफिशिएंट को देख करके डिसाइड नहीं कर सकते, समझ गए? आई बात समझ? पावर को हम लोग कोफिशिएंट देख करके डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये पावर प्रैक्टिकली डिसाइड करेंगे, एक्सपेरिमेंटली डिसाइड करेंगे। तब चेंज हो गया क्या, ये तो रेस टू सम पावर है, अब यहाँ से ये आगे जो लिखे ना इक्वल टू कोफिशिएंट, ये नहीं रेस टू सम पावर व्हिच इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। आई बात समझ में? लॉ ऑफ मास एक्शन में चेंज कर दिया गया, उसी को बाद में बोलते हैं रेट। अब लॉ ऑफ मास एक्शन है ये, इसको चेंज किया गया, इम्प्रूवमेंट किया गया, तो नया लॉ आया, उसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। तो रेट लॉ में कुछ चेंज नहीं किया गया, ऊपर वाला सब कुछ सेम है, बस चेंज कहाँ से हुआ, रेज टू सम पावर व्हिच इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, है ना, व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अब यहाँ पर क्या होगा, रेज टू सम पावर which may or may not be equal to coefficient of reacting species, and these coefficients are determined experimentally, not theoretically। क्लियर? समझ में आया? जब वो इम्प्रूवमेंट कर दिया गया तब हम उसको बोलते हैं रेट लॉ। उसी को जब मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन। आ गया समझ में बात? क्लियर? हाँ, ठीक है। तो रेट एक्सप्रेशन क्या दे रहा है कि वो भी यही चीज बता रहा है, लेकिन चेंजेस क्या हो गया, तो इसीलिए बाद में हम रेट का जो नया फॉर्मूला लिखेंगे इसको हम लोग रेट एक्सप्रेशन कहेंगे। और ए के ऊपर हम x दे दिए, b के ऊपर पावर y दे दिए, सही बात। ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लोगे अपने से, बस कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ से चेंज होगा, लिख लोगे ना, यहाँ से चेंज होगा। क्या चेंज होगा? which may or may not be equal to the coefficient of pertaining reaction। ठीक है, समझ गए? And these powers are determined experimentally, not theoretically। ठीक है, बस इतना सा अगर चेंज लाएंगे उसी को हम लोग बोलेंगे रेट लॉ। ठीक है, हो गया। तो ये हुआ लॉ ऑफ मास एक्शन और ये हो गया रेट एक्सप्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन।
ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। सब कुछ तो सेम ही है, सिर्फ पावर का डिफरेंस, सिर्फ पावर का डिफरेंस। आई बात समझ में क्लियर? हाँ, अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? अब जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर देंगे। अब हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे हम? हाँ, स्मॉल चेंजेज होगा, हाँ, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लेते हैं, तो dx/dt कर देंगे, हाँ? या नहीं तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हो गया बाय dt। लिख सकते हैं रेट को माइनस ये होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखते हैं, हाँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा? a रेज टू पावर x b रेज टू द पावर i। समझ में आया? ये हो गया डिफरेंशियल रेट, को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, ठीक है, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, डिफरेंशियल रेट समझ गया ना, क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म में है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल। समझ में आ गया? क्लियर? हाँ, अब जो है ये जो अब तो ये नया हो गया है ना, ये हो गया हमारा रेट एक्सप्रेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेट, है ना। और ये इधर हो गया हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, इसमें जो x और y का वैल्यू है वो हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर? हैं? तो ये हमारा एक तरह का निकल गया रेट एक्सप्रेशन डिफरेंशियल फॉर्म में, इसलिए हम इसको बोलेंगे डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम कुछ जो है एक्सपेरिमेंट जो है डेटा के हेल्प से देखेंगे कि x एंड y को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, x एंड y को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो जैसे ये टेबल नंबर 4.2 डेटा दिया हुआ है ना, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि x और y का वैल्यू कैसे चेंजेस होता है। ठीक है, तो जैसे ये डेटा हम लोग लेते हैं, रिएक्शन एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और ये एग्जाम्पल क्या है? रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दोनों ही गैस स्टेट में, और जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो हमको क्या देता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, आए बात? अब हम लोग डेटा बहुत सारा जमा करेंगे, है ना। एक्सपेरिमेंट नंबर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है, उसके बाद इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इतना डेटा हम लोग जमा करते हैं। ठीक है, इनिशियल का मतलब क्या हो गया कि हम लोग एक ही डेटा लेंगे, हर बार रिएक्शन स्टार्ट करेंगे अलग अलग अमाउंट्स, हर बार रिएक्शन स्टार्ट करेंगे अलग अलग अमाउंट्स।
जैसे कि हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट मतलब पहला ऑब्जर्वेशन देखते हैं। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना मोल पर लीटर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सब क्या है, मोल पर लीटर। आई बात समझ में, हाँ क्लियर। और इसका यूनिट बताया थे मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही था। हाँ अब पहला एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमने इनिशियल जो रिएक्शन का शुरुआत किए 0.30 मोल पर लीटर लिए। ये कॉन्सेंट्रेशन था नाइट्रिक ऑक्साइड का। ऑक्सीजन का भी कॉन्सेंट्रेशन हमने ले लिया 0.30 मोल पर लीटर। और उस समय रेट ऑफ रिएक्शन जो आया एक्सपेरिमेंट, अभी कोई फॉर्मूला से हम नहीं निकालते रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सपेरिमेंटली निकाल। तो एक्सपेरिमेंटली जो हम निकाल रहे हैं वो आ रहा है 0.096, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। पहले हम लोग इतना लिए, ये ऑक्सीजन इतना लिए और रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व किए तो उतना आया। फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को हम करवाए, लेकिन इस बार क्या किए हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इस बार इसका ले लिया गया है 0.60 मोल पर, ठीक है। और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है हम लिए हैं सेम लिए हैं, जितना पहले लिए थे उतना ही ले लिए 0.30 मोल पर लीटर। तब जो है इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं कि कितना होता है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन में रहता है 0.384। क्या चेंजेज आएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बदल गया। पहले रेट ऑफ रिएक्शन कितना था 0.096 था, अभी रेट ऑफ रिएक्शन 0.384 हो गया, बदल गया रेट ऑफ रिएक्शन कि नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि नहीं। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया रेट ऑफ रिएक्शन बदल गया। अगर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता तो सब रेट ऑफ रिएक्शन सेम आएगा। लेकिन अभी तुरंत देख रहे हैं कि हम कॉन्सेंट्रेशन पहले ये 0.30, ये भी 0.30 लिए, तो हमको ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन मिला। लेकिन जैसे ही हम एक का दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं किए हैं, एक का सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिए, डबल कर दिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिए, डबल किए हैं ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन में देखो क्या चेंज, 4 गुना हो। हाँ आई बात समझ में। कॉन्सेंट्रेशन को तो इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर, कॉन्सेंट्रेशन को क्या किए, डबल किए है ना। 0.30 से 0.60 डबल हुआ कि नहीं। डबल करने का मतलब क्या होगा, ये 2 to the power 1 हो गया, यही होगा। डबल करने का मतलब यही हुआ ना, 2 to the power 1। हाँ तो रेट क्या हो गया, रेट देखो तो इसमें 4 गुना करो तो कितना आता है कि नहीं। 0.096 में 4 से गुना करो, हाँ आता है 0.384 आता है कि नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया ना। कॉन्सेंट्रेशन अगर इसका हम डबल किए हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना। यहाँ भी तो सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये तो डबल कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन बदल गया। रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स। रेट कितना हो गया, 4 है ना। रेट कितना हो गया, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2, यही लिखेंगे। हाँ तो पावर कितना है, अगर हम इसका लिखेंगे इस फॉर्म में तो x का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। आया बस में। अब तीसरा लेते हैं, अब फिर से एक रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2 to the power, यहाँ पर चेंज, चेंज इन रेट, ठीक है। कितना हो गया, 2 to the power, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, ये डबल हो गया। इसके
इसके कंपैरिजन में कितना हो गया, डबल हो गया। आई बात समझ में? हाँ, याद रखना। आई बात समझ में? पावर n पावर। अब तीसरा डेटा लेते हैं। तीसरा बार क्या किए हम लोग कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है पहले के इतना है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 है, बात सुन क्लियर। और इसके कॉन्सेंट्रेशन को इस बार चेंज किया, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को इस बार चेंज किए, और ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग डबल कर दिए। हटी है ना, अभी कितना कर दिया, 0.360 कर दिया। 0.30 था, 0.60। और रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं कितना आया, 0.192। रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज हो गया, डबल हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया यहाँ पर, 0.096 में 2 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, यानी डबल हो गया। डबल हो गया मतलब 2 टू द पावर 1 हो गया। तो चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2 टू द पावर 1। वाह, आई बात समझ में? 0.096 था पहले, डबल कर दिया अभी ऑक्सीजन का, खाली नाइट्रिक ऑक्साइड का उतना ही रखते हैं, 30.30 ही रखेंगे, सेम है। तो इसी के चलते में रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आया। कितना चेंज आया, पहले जितना था उसका डबल हो गया। डबल होने का मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर 1 हो गया। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन 2 टू द पावर 1 हो गया। और एक डेटा लेते हैं हमारे पास, दोनों का जो है कॉन्सेंट्रेशन चेंज, ठीक है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज। इस बार दोनों को डबल कर, चौथा जो हम ट्राई करेंगे 0.60 लेंगे, ये भी ले लेंगे 0.60, और रेट देखते हैं कितना होता है, 0.768, 0.76 ये हो गया। आई बात समझ में? अब देखें क्या कितना हो गया, नॉट यू वर्क है ना, 8 टाइम्स हो गया, इसमें 8 टाइम्स हो गया ना, है? इससे कंपैरिजन इसको करेंगे कितना हो गया, 8 टाइम्स हो गया, 8 गुना बढ़ गया, है? आई बात समझ में? तो 8 गुना को कैसे लिखेंगे, 8 गुना बढ़ गया मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर 3, है ना। ये फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन हुआ, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन अकेले रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करता है, ऑक्सीजन अकेले रेट ऑफ द रिएक्शन को डबल करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रेट ऑफ रिएक्शन को 4 गुना कर देता है, ठीक है। और जब दोनों को डबल करते हैं तो फिर 8 गुना हो गया, तो दोनों मिला करके लाया। और देखो यहाँ 2 टू द पावर 2 है, जब एक चेंज किए, जब सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड चेंज किए तो 2 टू द पावर 2 आया चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन। और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसका चेंज किया ऑक्सीजन का तो 2 टू द पावर 1 हुआ। अकेले अकेले चेंज करके देखे, अब दोनों को डबल कर दिए तो आ गया 2 टू द पावर 3। अब देखो ये दोनों को जोड़ो तो दोनों पावर 8, कॉन्सेंट्रेशन ही है, दोनों को क्या होगा, 2 टू द पावर 2 प्लस 1 होगा कि नहीं, होगा ना, है? तो अब जो है इसके लिए हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे कि नहीं, इसके लिए जो हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे इस इक्वेशन के लिए, तो क्या लिखेंगे, बी, ठीक है, DRY/dt, रिएक्टेंट तो यहाँ दो है, दोनों में इसको एक ही लेना होगा ना, हम लोग लिख देते हैं DRY/dt, दोनों अलग अलग लिखेंगे, उससे बेहतर है यही लिखेंगे, ठीक है, हैं? कप्पा
NO है ना, NO, और दूसरा क्या हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो कितना पावर आया है? नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए पावर 2 आया, नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए पावर 2 आ गया है ना, और ऑक्सीजन के लिए पावर कितना आ गया? हाँ, एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पर सेम ही आया, जो कोफिशिएंट है NO का कोफिशिएंट 2 है, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी सेम आया है, यहाँ भी सेम आया, कोई दिक्कत है इसमें? सेम आ गया। तो रेट एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं इस तरीके से, रेट एक्सप्रेशन ये लिखा गया, ठीक है ना, आई बात समझ में। और इसमें क्या हो गया कि कोफिशिएंट जो है सेम हो गया, कोफिशिएंट जो है सेम हो गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल जो है अगर लेते हैं हम, जैसे तुम्हारे बुक में दिया हुआ है CS रिएक्शन बिटवीन ये दोनों का दिया हुआ है। एग्जाम्पल अब हमारे पास है, ये तो इसके लिए है रेट एक्सप्रेशन, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि इक्वेशन है CH(Cl3), है ना, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हम क्लोरीन से करवा रहे हैं, आपको क्या मिलता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलता है, और क्या मिलता है? HCl। ठीक है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो रिएक्टेंट जो है उसी को ना हम कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, दो रिएक्टेंट है तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। अब इसके ऊपर पावर देना होगा, हाँ? इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके जब तुम डेटा तैयार करोगे इसके लिए, तो सेम नहीं, CH(Cl3) के लिए सेम आएगा, लेकिन Cl2 यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट कितना है? 1 है ना, हाँ? है ना, लेकिन इस पर आएगा तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेगा। इसका कोफिशिएंट 1 है, एक्सपेरिमेंटली भी 1 ही आता है। इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली यहाँ पावर आ रहा है, हो गया, मे और मे नॉट बी इक्वल टू द कोफिशिएंट। आई बात समझ में? मतलब क्या होगा कि जो पावर का डिटर्मिनेशन है वो हम केमिकल इक्वेशन देख करके नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंटली हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं,